हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेजेंड आईएएस। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी स्टडी करने से पहले हमारे पास क्या आते हैं कंपोनेंट्स। यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर दो तरह के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक एंड द सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? लिविंग बींग्स, लाइक फॉर एग्जांपल्स एनिमल्स, प्लांट्स। ये सभी के सभी क्या है हमारे पास? बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट में एग्जांपल आ जाते हैं लाइक एयर, वाटर, लैंड, सॉइल। ये सभी क्या हमारे पास? ए बायोटिक कंपोनेंट। अब सबसे पहले आता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स का अगर हम सम करते हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? इन्वायरमेंट। लिविंग बीइंग का मतलब कौन से कंपोनेंट है? ये बायोटिक कंपोनेंट। और नॉन लिविंग बीइंग्स का मतलब कि कौन से कंपोनेंट है? एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या कुछ एग्जिस्ट करता है? लिथोस्फियर, सेकंड इज एटमॉस्फेयर, और थर्ड क्या आता है हमारे पास? बायोस्फीयर। फर्स्ट इज लिथोस्फियर, सेकंड क्या आता है हमारे पास? एटमॉस्फेयर, और थर्ड क्या आता है हमारे पास? हाइड्रोस्फियर। और तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर के अंदर हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कंबाइन कर दे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? इन्वायरमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होता है? हमारे पास सपोज एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के साथ जब भी इंटरेक्ट करता है तो ये तो है नहीं कि उसके इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के साथ होगी। उसकी इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ भी होती है, यानी कि एयर के साथ या फिर वाटर के साथ या फिर जितने भी मटेरियल उसके आसपास हैं, उसकी इंटरेक्शन हर मटेरियल के साथ होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। यानी कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट विद एबायोटिक कंपोनेंट। कि एक इंडिविजुअल या फिर कई तरह से अगर हम इंडिविजुअल्स को कंबाइन कर दें तो उनकी इंटरेक्शंस अपने इन्वायरमेंट के साथ यानी कि लिविंग बीइंग के साथ या फिर नॉन लिविंग बीइंग के साथ कैसी होगी। किसी भी इंडिविजुअल की जो इंटरेक्शन है वो हमेशा दो कंपोनेंट के साथ होती है, बायोटिक प्लस एबायोटिक। इकोलॉजी में हम लोग इंडिविजुअल की भी स्टडी कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की भी स्टडी कर सकते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस इंटरेक्शन के दौरान जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हम उनकी स्टडी के बारे में क्या कहते हैं? उनको स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें कैपेबिलिटी होती है मेट करने की। अब सपोज एक डॉग है, ये कैट है, ये एक स्पीशीज में क्यों नहीं आते? क्योंकि डॉग और कैट कभी भी आपस में मेट करके रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा कर सकते। ह्यूमन बींग्स को हम एक स्पीशीज में ही गिनते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मेट करते हैं, और उनसे क्या पैदा होता है? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशीज की डेफिनेशन क्या बनती है? हैव द कैपेबिलिटी टू मेट देमसेल्व्स, और ये मिलके आगे क्या बनाते हैं? ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स एक अलग स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग्स अलग स्पीशीज आ गए, कैट्स अलग स्पीशीज है क्योंकि कैट कभी भी डॉग के साथ ब्रीड नहीं कर सकती, ये ह्यूमन बीइंग कभी भी डॉग के साथ क्या ब्रीड नहीं कर सकती। तो ये था बेसिक्स कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोलॉजी क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे हम सम करते हैं किसका? लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का। लिविंग बीइंग दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग बीइंग क्या आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। इनमें तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? लिथोस्फियर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फियर। तीनों का जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फियर। इकोलॉजी क्या है?
कि एक इंडिविजुअल्स अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन के बीच दो कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इकोलॉजी में हम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों की क्या करते हैं, स्टडी। अब स्पीशीज क्या होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में क्या कर सकते हैं, मेट। लाइक डॉग्स अलग स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग्स अलग स्पीशीज है, कैट्स क्या आते हैं हमारे पास, डिफरेंट स्पीशीज। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, एंथ्रोपोसीन एपॉक। अब एंथ्रोपोसीन एपॉक क्या होता है, जियोलॉजिकल हम कहते हैं कि हम होलोसीन एपॉक में हैं, लेकिन साइंटिस्ट अब प्रपोज कर रहे हैं कि हम एंथ्रोसीन एपॉक में एंटर कर चुके हैं। एंथ्रो का मतलब होता है, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बीइंग्स एंड हमारे पास, यानी वो एरा जहाँ ह्यूमंस का नेचर पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। पहले रिवर्स नेचुरली फ्लो करती थी, अब डैम्स डिसाइड करते हैं। पहले क्लाइमेट नेचुरल साइकिल से बदलता था, अब फॉसिल फ्यूल से। ह्यूमन एक्टिविटीज नाउ डोमिनेट कर रही है नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे। A proposed geological epoch dating from when the human activities began to have a significant global impact on the Earth's geology and the ecosystems, signifying a shift where the human driving process dominate the natural ones। कि ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो किसे डोमिनेट कर रहा है, नेचुरल प्रोसेसेस को डोमिनेट कर रहा है। द नेक्स्ट इज प्लेनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है प्लेनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है जो 9 ग्लोबल प्रोसेसेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी को आइडेंटिफाई करता है, जो अर्थ की स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन। Identifies the 9 global processes that regulate the stability and resilience of the Earth system. Transgressing these boundaries increase the risk of the large-scale, abrupt, or irreversible environmental changes. Third is Holocene baseline. हम करंट चेंजेस को मेजर कैसे करते हैं, हम पिछले 10,000 साल यानी कि होलोसीन की स्टेबल कंडीशंस को एक बेंचमार्क या बेसलाइन मानते थे। अगर आज का टेम्परेचर होलोसीन एवरेज से ज्यादा है, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कि पहले टेम्परेचर क्या होता था, इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या है, एकदम से इंक्रीज हो चुका है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी एक्टिविटीज के कारण जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर। Refers to the relatively stable environmental conditions that prevailed over the last 10,000 years, providing the benchmark against which the current human-induced changes and the ecosystem degradation can be measured. First is कि इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। अभी हमने की थी कि इकोलॉजी क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपनी इंटरेक्शन किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ किस टाइप से करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अब जो इकोलॉजी वर्ड है वो किससे आया है, ओक्योस यानी कि हाउस, घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। साइंटिफिक डेफिनेशन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कि एक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ये टर्म सबसे पहले किसने कॉइंड की थी, अर्नस्ट हैकल ने। कौन सी ईयर में, 1866। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे बोला जाता है, यूगनीन ऑडम। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रेमडियो मिश्रा। अब प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिफाइंस द इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसी इंटरेक्शन है। अब इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट। यानी कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल इंटरेक्शन करता है तो लिविंग बींग्स प्लस नॉन लिविंग बींग दोनों के साथ क्या करता है, ये इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब है जो किसके ऊपर फोकस करता है, सिंगल स्पीशीज के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी। या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग ओनली अ मैंगो ट्रीज रिक्वायरमेंट फॉर द वाटर,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का मतलब होता है जब हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? ग्रुप्स के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज एज अ यूनिट, कि ग्रुप को अगर हम ज्वाइन कर दें और उसके बारे में स्टडी करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिन इकोलॉजी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं और वो कैसे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब है जब हमारा फोकस सिर्फ किसके ऊपर होता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज के ऊपर। होलिस्टिक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो बिहेवियर के बारे में पढ़ना है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जैसे हम एक लेवल से सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल के ऊपर जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाते हैं। These are the novel characteristics or the behavior that arise in the complex system at higher levels of organization, which cannot be predicted or explained by examining their properties of individual component. जब भी हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद क्या आते हैं? कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, और लास्ट पे क्या आता है? टर्शरी। अगर हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में स्टडी करनी है तो हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में भी क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी। जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे तभी हम पूरे सिस्टम के बारे में क्या कर पाएंगे? स्टडी कर पाएंगे। गया हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या कहता है? ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? जेम्स लेवलॉक ने दी थी। इसने कहा था कि अर्थ एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। ऑर्गेनिजम्स और इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स मिलकर लाइफ के लिए कंडीशंस मेंटेन करते हैं, लेकिन जैसे कि लाइक आवर बॉडी रेगुलेट्स, क्या करता है हमारी बॉडी? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अर्थ क्या रेगुलेट करता है? अपना एटमॉस्फेयर। किसके द्वारा? लिविंग बींग्स के द्वारा। proposed by the James Lovelock, this hypothesis suggests that the living organism interact with their inorganic surroundings, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इनऑर्गेनिक सराउंडिंग का मतलब अपने जितने भी आसपास मटेरियल्स हैं जैसे कि हवा, सॉइल, उनके साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करता है। और ये कैसा सिस्टम बनाता है? सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम that helps to maintain and perpetuate the conditions for the life on the planet. The next is scope of ecology. अब इकोलॉजी क्या करता है? हर तरह के इंडिविजुअल्स को क्या करता है? ये कवर अप, चाहे वो फिजिकल है, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिर उनकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। अब ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है? ये हर तरह के ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बिगर ऑर्गेनिजम्स तक। क्योंकि जब भी हम लोगों ने इंटरेक्शन पढ़नी है तो इंटरेक्शन लिविंग बींग नॉन लिविंग बींग दोनों की होगी, और उस इंटरेक्शन में बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? इंक्लूड, जिनका साइज क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्मॉलेस्ट। इन्वायरमेंट यानी कि फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तीनों को क्या करता है? स्टडी। टेम्परेचर कैसा है, सॉइल की पीएच वैल्यू कैसी है, या फिर फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, ये सभी किस में इंक्लूड होते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इंटरेक्शंस में कैसी इंटरेक्शन होगी? या तो इंट्रा स्पेसिफिक या फिर इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब जब इंटरेक्शन विद इन सेम स्पीशीज हो रही है, एक ही स्पीशीज के अंदर। स्पीशीज हमने किया था क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जिनमें मेट करने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है, और मेट करने के बाद वो क्या डेवलप करते हैं? ऑफस्प्रिंग। इंटरस्पेसिफिक का मतलब जब टू इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होती है? इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज का होना जरूरी है। स्केल मॉलिक्यूलर से लेके ग्लोबल तक। टाइम इंस्टेंटेनियस टू एवोल्यूशनरी, कि पहले टाइम कैसा था और अब का टाइम पीरियड कैसा है। तो प्रॉपर जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या कुछ कवर होते हैं? ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कैसे कैसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इंटरेक्शन किसी की भी हो सकती है, इंट्रा स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर ही या फिर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। स्केल मॉलिक्यूलर से ग्लोबल, और टाइम क्या? इंस्टेंटेनियस टू एवोल्यूशनरी। एडवांस्ड कंसेप्ट्स इन द इकोलॉजिकल स्कोप, स्पेशियो टेम्पोरल स्केल्स। अब ये क्या होते हैं? इकोलॉजी जो है वो स्पेस प्लस टाइम दोनों डायमेंशन में क्या करता है? ये काम करता है। स्पेस, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पॉन्ड
या फिर पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और टाइम, एक दिन का साइकिल या फिर हजारों सालों का क्या होना, एवोल्यूशन। इन दोनों के बारे में ये क्या करता है, स्टडी करता है। इकोलॉजी यूनिकली ऑपरेट्स अक्रॉस द मल्टीपल स्केल्स, फॉर एग्जाम्पल लोकल पैच टू ग्लोबल बायोम एंड टाइम दैट इज डेली साइकिल्स टू द एवोल्यूशनरी एरियाज। हायरार्किकल थ्योरी, स्केल इसका कैसे मेजर होता है, फ्रॉम द मॉलिक्यूलर टू ग्लोबल। और इंटरेक्शंस के बारे में कैसे चेक करता है, या फिर इंटरेक्शंस कैसे होती है, इंट्रास्पेसिफिक या फिर इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक का मतलब जब इंटरेक्शन सेम स्पीशीज के अंदर होगी, और इंटरस्पेसिफिक का मतलब जब इंटरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। अब ये थ्योरी किसने डेवलप की थी, एलन एंड स्टार। This theory posits that ecological systems are organized into nested hierarchies where patterns and processes at one level emerge from interactions at the lower level but are constrained by the higher levels। यानी कि जब हम एक लेवल से सेकंड लेवल पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर से हम लोग किस पे जा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। तो जो सेकंड लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनकी इंटरेक्शंस किसके साथ होगी, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। यानी कि वो किस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, अपने फर्स्ट लेवल के ऊपर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्किकल थ्योरी। क्रोनो सीक्वेंस स्टडीज, स्टडिंग द इकोसिस्टम अक्रॉस द डिफरेंट सक्सेशनल स्टेज टू अंडरस्टैंड द टाइम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनो सीक्वेंस स्टडीज। These study examine the ecosystem across a range of successional stages that represent the different times since a disturbance or initiation. For example, chronosequence studies in the Western Ghats reveal forest succession patterns over the centuries। कि पहले फॉरेस्ट बिल्कुल ही नहीं थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, फॉरेस्ट डेवलप होनी शुरू होगी, और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोसीक्वेंस। कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे स्टेजेस क्या होती हैं डेवलप, उसके बारे में स्टडी, दैट इज क्रोनोसीक्वेंस स्टडीज। नेक्स्ट इज की इकोलॉजिकल डेफिनेशंस। अब सबसे पहले डेफिनेशन आती है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, फिजिकल प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स कहाँ पे रहते हैं, अपने घर पे, तो ये हमारा क्या बन गया, हैबिटेट। पॉन्ड फॉर द लोटस और डेजर्ट फॉर द कैमल। अब नीच क्या होता है, नीच का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा फंक्शनल रोल प्ले करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश। जैसे हमारा स्टूडेंट्स का फंक्शनल रोल क्या है, स्टडी। टीचर क्या क्या है, पढ़ाना, तो ये उसका क्या फंक्शनल रोल है। फंक्शनल रोल प्लस पोजीशन इन द इकोसिस्टम। जैसे लायन क्या है, प्रीडेटर है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, निश। निश क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर फंक्शनल रोल। और हैबिटेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है। नेक्स्ट इज इकोटाइप। इकोटाइप का मतलब क्या होता है, दैट इज सेम स्पीशीज बट अडेप्टेड टू डिफरेंट लोकल कंडीशंस। जेनेटिकली ये क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जांपल हिमालयन रोडोडेंड्रॉन और नीलगिरी रोडोडेंड्रॉन है, दोनों ही क्या रोडोडेंड्रॉन, पर हिमालयन वाला ठंड के लिए अडेप्टेड है और नीलगिरी वाला ट्रॉपिकल हाईलैंड्स के लिए। यानी कि जेनेटिकली अडेप्टेड लोकल पॉपुलेशन। एग्जांपल हिमालयन वर्सेस पेनिनसुलर रोडोडेंड्रॉन। सेम स्पीशीज है लेकिन उनकी जो लोकल कंडीशंस है वो क्या होती है, डिफरेंट। नेक्स्ट इज इकोटोन, एज इफेक्ट और इकोक्लाइन। अब इसका मतलब क्या है, कि सपोज ये हमारे पास क्या है, सी सरफेस। अब ये क्या है, ओशियन। उससे पहले क्या आएगा, लैंड। इन दोनों के अंदर जो ट्रांजिशन जोन है, यानी कि जब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगे, तो उनके बीच में एक जोन ऐसा आएगा जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन जोन। और इस जोन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे वो पहली इकोसिस्टम के भी होंगे और सेकंड के भी होंगे, और कुछ अपने भी क्या होंगे, इनके स्पीशीज प्रेजेंट होंगे। इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके अंदर, इकोटोन। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट।
स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अलग-अलग तरह के यहाँ पे इंडिविजुअल्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि फर्स्ट इकोसिस्टम और सेकंड इकोसिस्टम के भी होते हैं और उनके कुछ अपने भी क्या होते हैं स्पीशीज। ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम, अब इसके एग्जांपल्स क्या है? मैंग्रोव्स, जो ट्रांजिशन जोन है कौन से एरिया का? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेकंड एग्जांपल ग्रासलैंड, जो ट्रांजिशन जोन है किसका? फॉरेस्ट और डेजर्ट एरिया का। यानी कि जब डेजर्ट एरिया से फॉरेस्ट एरिया के बीच में जाते हैं तो उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन पैदा होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। जैसे ही हम डेजर्ट से फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो उनके बीच में जो इकोटोन प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? ग्रासलैंड। इसके अंदर स्पीशीज के वेरिएशंस या फिर स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी एट द इकोटोन, एस्चुरी हैज अ मैराइन प्लस फ्रेश वाटर स्पीशीज। इकोक्लाइन, इकोक्लाइन का मतलब होता है जब एकदम से चेंज आ जाती है कम्युनिटी के अंदर। Gradual change in the community across the gradient. For example, the vegetation change with the altitude. कि हाइट के साथ साथ वेजिटेशन में भी क्या आती है? बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इकोक्लाइन। Ecotone, a transition zone between the two distinct ecological communities characterized by their unique environmental condition. अब जैसे ही ट्रांजिशन जोन आती है तो जो उनकी कंडीशंस होती है वो बाकी दो इकोसिस्टम से क्या होती है? डिफरेंट होती है। उनकी अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है एंड ऑफ्टन एग्जिबिटिंग अ हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी। और यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि सपोज एक ही इंडिविजुअल्स है, एक ही स्पीशीज है, लाइक ह्यूमन बींग्स है, वो बहुत ज्यादा है तो वो पॉपुलेशन हो जाती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग तरह के स्पीशीज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर एक ही रूम के अंदर डॉग भी प्रेजेंट है, कैट भी प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स भी, रैट भी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। और उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। इकोटाइप, इकोटाइप का मतलब होता है कि उस इकोटोन के अंदर जो पर्टिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटाइप। अ पॉपुलेशन विद इन अ स्पीशीज दैट इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड अडेप्टेड टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस विद इन इट्स जियोग्राफिक रेंज। यानी कि उनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो बाकी दो इकोसिस्टम से क्या डिफरेंट? उनकी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है कि उनकी जो एडेप्टेशंस है या उनकी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रह रही है? इकोटोन के अंदर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोटाइप। ना तो वो फर्स्ट इकोसिस्टम के अंदर मिल रहा है ना वो सेकंड, वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रांजिशन जोन के अंदर। हिमालयन इकोसिस्टम, these mountain transition zones showcase significant species turnover along the altitude gradient leading to peaks in the beta diversity where various ecosystems meet and intermingle like forest transitioning to alpine meadows। कि जैसे जैसे हम लोग हाइट, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो उससे क्या होगा कि जो माउंटेन के ट्रांजिशन जोन है उसके अंदर काफी ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं और जिसके कारण बीटा डाइवर्सिटी पैदा होती है। बीटा डाइवर्सिटी हम करेंगे क्या होता है, एक तरह का ये लगा लीजिए कि स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा आती है। यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जैसे जैसे एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल निश। अब इकोलॉजिकल निश के अंदर क्या आते हैं? मेन टू कंपोनेंट, हैबिटेट निश और फंक्शनल निश। हैबिटेट निश, फॉर एग्जांपल कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट निश। वेयर इट लिव्स, द फिजिकल लोकेशन एंड द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। फंक्शनल निश की रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, व्हाट इट डज, इट्स रोल इन द इकोसिस्टम, कि वो बाकी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है? एक रूम के अंदर अपनी स्टडी कर रहा है, तो स्टडी क्या है? उसका फंक्शनल रोल है। लेकिन स्टडी करने के लिए उसे क्या चाहिए? प्रॉपर स्टडी टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, बुक्स चाहिए। तो ये उसका क्या बन गया? एक इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो अगर अपना रोल प्ले कर रही है तो रोल प्ले करने के लिए उसे क्या चाहिए? प्रॉपर कंडीशन चाहिए। ये तो है नहीं कि हम लोग किचन के अंदर बैठ के स्टडी कर सके, क्योंकि हमारा वो निश वहां तक डेवलप ही नहीं हो पाएगा। हमारा निश कब डेवलप होता है? जब हमारे इकोसिस्टम या फिर हमारी जो इंटरेक्शंस है वो क्या हो? प्रॉपर हो, चाहे वो लिविंग बीइंग है चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग है।
नॉन लिविंग बीइंग जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो उसकी इंटरेक्शन लाइट के साथ भी होगी, उसकी इंटरेक्शन बुक्स के साथ भी होगी। तो ये सभी की सभी क्या होती है, इंटरेक्शंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश। अब निश की टाइप्स क्या है, फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश। यानी कि फंडामेंटल निश, फुल रेंज ऑफ कंडीशंस ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्युपाई, रियलाइज्ड एक्चुअल रेंज इट डज ऑक्युपाई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है, 100%, लेकिन वो पढ़ कितना रहा है, सिर्फ 60%। फंडामेंटल निश ये वो रेंज है जहां ऑर्गेनिज्म रह सकता है अगर कोई कंपटीशन ही ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल निश। और रियलाइज निश ये वो रेंज है जहां वो असलियत में रहता है कंपटीशन के कारण। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी थी कि उसकी स्टडी करने की कैपेसिटी कितनी है, 100% है, ये उसका क्या बन गया, फंडामेंटल निश। लेकिन वो बढ़ता कितना है, 60 to 50%। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके आसपास क्या कंपटीशन भी है और डिस्ट्रैक्शन भी है। तो उसकी जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो एक्चुअल से क्या होती है हमेशा, फुल से क्या होती है हमेशा कम, वो उसकी क्या एक्चुअल रेंज। फंडामेंटल निश, फुल रेंज ऑफ द कंडीशन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्युपाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो पर्टिकुलर रेंज है वो कितना मैक्सिमम होता है अगर वहां पे कोई कंपटीशन ही ना हो। और अगर वहां पे कंपटीशन होगा तो उसके कारण जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड निश। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रहता है, कंपटीशन। अब सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, उसका किसी सेकेंड ऑर्गेनिज्म से क्या है, कंपटीशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का निश क्या सेम। तो इस केस में क्या होता है कि या तो एक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डैमेज, या फिर दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज। कि एक अपना फंक्शनिंग किसी और टाइम पे परफॉर्म करेगा या किसी और जगह पे, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज। या फिर जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, और सेकंड वाला क्या हो जाता है, डैमेज, खत्म। हचनिसोनियन निश, अब इसका मतलब क्या है, दैट इज defines the niche as an n-dimensional hypervolume representing the full range of the environmental condition and resources a species can use। n-dimensional का मतलब होता है कि कोई भी species अगर अपने environment के अंदर present है तो वो अपनी environmental conditions और अपने resources की help से उसे proper कैसे use कर पा रहा है, full range से। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हचनिसोनियन niche। सेकेंड इज फंडामेंटल वर्सेस रियलाइज्ड निश। फंडामेंटल का मतलब है पोटेंशियल रेंज ऑफ कंडीशंस एंड ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन, कि बिना कंपटीशन के ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव करता है, उस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रेंज। अगर कंपटीशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेंज, कि वो असलियत में किस तरह से रहते हैं उस कंपटीशन के अंदर। while the realized niche is the actual often smaller range it occupies due to the competitive interactions and other biotic factors। अब इसी के रिगार्डिंग हमारे पास क्या आया था, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहते हैं, टू स्पीशीज रिक्वायरिंग द आइडेंटिकल रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। कि अगर दो कोई भी स्पीशीज है, अगर वो सेम ही रिसोर्स ऑक्युपाई कर रहे हैं, यानी कि उनका फंक्शनल रोल सेम है, निश सेम है, तो वो कभी भी दोनों आपस में सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक को क्या होना पड़ेगा, आउट कॉम्पीट, यानी कि उस कंपटीशन से या तो बाहर निकलना पड़ेगा या फिर दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज। Character displacement, an evolutionary process where the traits diverge more in the sympatric populations than in the allopatric populations। यानी कि इसका मतलब है कि कंपटीशन कम करने के लिए स्पीशीज क्या करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं। अलग अलग सीड्स खाने के लिए उनकी जो बीक का साइज है वो भी क्या है, चेंज होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि पहले बर्ड्स के जो बीक का साइज था वो क्या होता था, सेम। लेकिन जैसे जैसे ही एवोल्यूशन होनी शुरू होगी, इन बर्ड्स का आपस में क्या कंपटीशन होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इनका निश क्या था, सेम। तो इनमें क्या होनी शुरू होगी, एवोल्यूशन। यानी कि हर बर्ड की जो बीक है उसका साइज क्या होना शुरू हो गया, वेरी, डिफरेंट डिफरेंट। किसी का साइज पतला तो किसी का साइज मोटा है। अगर किसी का साइज आगे से शार्प है तो वो क्या करता है, ट्री को क्या करता है, ब्रेक, उसे तोड़ता है, ये उसका अपना निश है। और अगर किसी का साइज बड़ा है तो उसका क्या है, अपना निश है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इन एवोल्यूशंस के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया, कंपटीशन को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर द ट्रेड्स diverge more in the
सिम्पेट्रिक पॉपुलेशंस, यानी कि पहले ये क्या करते थे, एक ही एरिया में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होनी शुरू होगी, इनमें कंपटीशन होना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गए, अब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनका जो साइज है या इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी करेक्टरिस्टिक है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होनी शुरू होगी, चेंज, अपने निश के अकॉर्डिंग क्या होनी शुरू होगी, चेंज। एलोट्रॉपिक पॉपुलेशन लिविंग इन द डिफरेंट एरियाज टू रिड्यूस द कॉम्पिटिशन। अब एग्जाम्पल्स, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे है, सुंदरबंस। वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा। और एशियाटिक लाइन्स, गिर फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज निश पार्टीशनिंग। कैसे मल्टीपल प्रेडेटर्स एक ही जंगल में रहते हैं बिना लड़ाई किए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश पार्टीशन। वो पार्टनिशिंग कैसे करते हैं, अपने रिसोर्सेज से। वो किसकी पार्टीशन करते हैं, अपने रिसोर्सेज की। रिसोर्स डिवीजन अमंग द को एग्जिस्टिंग स्पीशीज टू रिड्यूस द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अब इंटर स्पेसिफिक क्या था, कि जब दो इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन, कि एक जगह पे रहने के लिए उन्हें अपना कंपटीशन क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, पार्टीशनिंग। किसकी, अपने रिसोर्सेज की, कि वो एक ही रिसोर्स को कभी भी यूज ना कर सके। अगर एक ही रिसोर्स को यूज करेंगे तो उन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन, जिसके कारण क्या होगा कि एक को उस कंपटीशन से बाहर ही निकलना पड़ेगा। अगर उसी एरिया के अंदर रहना है, को एग्जिस्ट करना है, तो उन्हें अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश पार्टीशनिंग, allowing them to coexist. Next is temporal niche segregation, यानी कि इन्हें क्या करता है, टाइम बांध लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बर्ड्स दिन में खेती खाते हैं और कुछ रात में, फॉर एग्जाम्पल बैट्स और ऑल्स। अब इन्हें क्या करना पड़ता है, टाइम को भी चेंज करना पड़ता है, कि कुछ दिन में काम करते हैं और कुछ रात में काम करते हैं। स्पीशीज यूटिलाइज द सेम रिसोर्सेज बट एट द डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉक्टर्नल वर्सेस डायर्नल एक्टिविटीज टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन। एक ही टाइम पे वो दोनों काम नहीं करेंगे, कुछ दिन में काम करते हैं, अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, और कुछ रात को। कार्निवोर गिल्ड स्ट्रक्चर इन इंडियन फॉरेस्ट। इमेजिन कान्हा नेशनल पार्क, वहां टाइगर, लेपर्ड और ढोली तीनों हैं। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, जो टाइगर है वो क्या करता है, लार्ज प्रे कैप्चर करता है। लेपर्ड क्या करता है, पेड़ पे चढ़ सकता है, मीडियम प्रे है एज कंपेयर टू टाइगर। और ढोली, ये क्या होता है, झुंड में अटैक करता है, यानी कि चेजेस द प्रे। तीनों का फंक्शनल क्या है, अलग अलग। An example involves a large carnivorous like the Royal Bengal tiger, that is larger prey, leopard, medium sized prey, and holly, that is pack hunter, smaller to medium sized prey. These species partition prey resources by the size, अपने size के according, अपनी habitat के according। इस तरह से क्या करते हैं, ये पार्टीशनिंग किसका, रिसोर्सेज का, ताकि कंपटीशन क्या हो सके, कम हो सके, और ये आपस में रह सके। जैसे कि टाइगर है, ये क्या है, लार्ज प्रे है। लेपर्ड क्या है, मीडियम प्रे है। और ढोली क्या है, ये झुंड में अटैक करता है। तो तीनों का जो साइज है वो क्या, डिफरेंट। इसी के कारण इनके बीच का जो कंपटीशन है वो क्या हो जाता है, कम। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लेवल कैसे डिसाइड होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर क्या पैदा होते हैं, सेल्स। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू। टिश्यू से आगे क्या डेवलप होते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या डेवलप होता है, एक इंडिविजुअल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। अगर इसी ऑर्गेनिज्म यानी इसी स्पीशीज की हम ग्रुप ले लें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होते हैं, एक ही तरह के स्पीशीज का ग्रुप होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स का हम लोग क्या लेते हैं, ग्रुपिंग। डॉग्स है, उनकी ग्रुपिंग ले लो। स्पीशीज एक ही टाइप के होने चाहिए, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी, यानी कि जब अलग अलग स्पीशीज के ग्रुप आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट। ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन।
और फिर कम्युनिटी के बाद क्या आता है, इकोसिस्टम। अब इनकी इंटरेक्शन किसके साथ होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स, सम ऑफ बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज बायोम, हम आगे करेंगे प्रॉपर कि बायोम क्या होता है। और लास्ट आता है बायोस्फीयर। तो ये क्या है, हायरार्की। सबसे पहले क्या बनते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स। फिर क्या होता है, डेवलप टिश्यू, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है आगे, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, स्पीशी, ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर उसके बाद अगर सेम स्पीशीज का हम ग्रुप कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। और डिफरेंट स्पीशीज के आपस में अगर इंटरेक्शन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। उसके बाद क्या होती है, इनकी इंटरेक्शन जो है वो लिविंग बींग प्लस नॉन लिविंग बींग दोनों के साथ होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। फिर बायोम, और फिर क्या आता है, स्ट्रक्चरल यूनिट, बायोस्फीयर। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म, दैट इज सिंगल लिविंग इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। कम्युनिटी, इंटरेक्टिंग द स्पीशीज ग्रुप। और इकोसिस्टम, कम्युनिटी के साथ साथ क्या आता है, इन्वायरमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू द इंटायर बायोस्फीयर, कि एक इंडिविजुअल से पूरा का पूरा बायोस्फीयर कैसे इमर्ज होता है। नेक्स्ट इज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। अब इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं नई प्रॉपर्टीज आती हैं जो नीचे लेवल पर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल टाइगर की बर्थ रेट नहीं होती, वो जिंदा है या मर गया। बर्थ रेट पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल की कभी भी डिसाइड नहीं होती, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। करेक्टरिस्टिक दैट अपीयर एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म organization, for example the population and the community, but not present at the lower level। कि जब भी हम लोग बर्थ रेट का डिसाइड करते हैं तो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ना कि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। दीज प्रॉपर्टीज अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन अमंग द कंपोनेंट्स। होलोन्स, अब होलोन्स का मतलब क्या है, हर लेवल एक होलोन है, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है, होल, लेकिन अपने से ऊपर वाले लेवल का हिस्सा भी है। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेस्ट कम्युनिटी इज अ होल यूनिट बट ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। Entities that are simultaneously a whole in themselves and a part of the larger whole. Each level in the ecological hierarchy can be considered as the hello, यानी कि whole part। कि एक हम अगर कम्युनिटी लेते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी, तो वो क्या है, एक पूरा होलोन है, लेकिन वो किसका पार्ट है, बायोस्फीयर का। क्योंकि जो कम्युनिटी है वो सब यूनिट है किसकी, बायोस्फीयर। पहले कम्युनिटी आती है, बाद में क्या आता है, बायोस्फीयर। मेटा कम्युनिटी डायनेमिक्स explore how regional species, pools, and processes influence the assembly and the structure of the local ecological communities। यानी कि अगर कोई बाहर से स्पीशीज आ रहा है तो वो लोकल कम्युनिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा कम्युनिटी डायनेमिक्स। एक्सप्लोर हाउ रीजनल स्पीशीज, pools, and processes इन्फ्लुएंस द असेंबली एंड द स्ट्रक्चरल ऑफ द लोकल इकोलॉजिकल कम्युनिटी। अगर कोई बाहर से इंडिविजुअल आता है तो वो क्या करता है, जो लोकल इकोलॉजिकल कम्युनिटी उसे भी क्या करेगा, इम्पैक्ट। तो इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा कम्युनिटी डायनेमिक्स। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड द पॉपुलेशन लेवल्स। इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, ये क्या बेसिक यूनिट है, कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमेशा इंडिविजुअल से, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल स्टडी। सब्जेक्ट टू द नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल है सिंगल टाइगर, अगर एक सिर्फ टाइगर की बात की जाए, इंडिविजुअल इकोलाई बैक्टीरिया, या फिर एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं, सेल्स। सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या डेवलप होता है, ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद क्या डेवलप होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। यहाँ पे स्पीशीज क्या होने चाहिए, सेम। स्पीशीज क्या होता था, कि जिनमें कैपेबिलिटी होती है मेट करने की, जो आगे क्या डेवलप करते हैं, ऑफस्प्रिंग, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। अब पॉपुलेशन के फैक्टर्स क्या है, डेंसिटी, नंबर पर यूनिट एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। नेटैलिटी का मतलब है बर्थ रेट, कितनों ने जन्म लिया। मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेट,
कितने मर गए। ए स्ट्रक्चर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से पहले, रिप्रोडक्शन के दौरान या रिप्रोडक्शन के बाद। सेक्स रेशियो कैसे मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ मेल्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स। ग्रोथ रेट यानी कि बर्थ रेट कितना है, उसमें से क्या माइनस कर दें? डेथ रेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, ये अभी हमने किया था। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि वो करेक्टरिस्टिक जो हम हायर लेवल पे देखते हैं, पर वो करेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हम कभी भी नहीं देख पाते। करेक्टरिस्टिक दैट अपीयर एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी के अंदर, बट आर नॉट प्रेजेंट एट द लोअर लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे हम उस प्रॉपर्टी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। लाइक बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे कभी भी मेजर नहीं होता। वो हमेशा किस पे मेजर होता है? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपर लेवल्स के ऊपर, यानी कि पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी के ऊपर। These properties arise from the interactions among the components. Metapopulation structure. Metapopulation का मतलब होता है population of populations, अलग अलग population जो dispersal से जुड़ी होती है। Specially separated populations connected by the dispersal of the individuals. Sourcing dynamic. अब sourcing का मतलब क्या है? Source का मतलब क्या होता है? That is high quality habitat. यहाँ population बढ़ती है और बाहर निकलती है, यानी कि यहाँ पे जो birth rate है वो किससे ज्यादा होता है? डेथ रेट से। जिसके कारण वो क्या करते हैं? बाहर की तरफ जाते हैं, माइग्रेशन। सिंक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हैबिटेट क्या है? बहुत ही कम, पुअर क्वालिटी हैबिटेट। और इस केस में क्या होता है कि जो डेथ रेट है वो क्या होती है? ज्यादा किससे? बर्थ रेट से। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बफर जोन। यहाँ मोर्टेलिटी ज्यादा होती है और यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अब इसका रेलेवेंस क्या है? टाइगर कंजर्वेशन में हमें सोर्स को प्रोटेक्ट करना है और कॉरिडोर्स को मेंटेन करना जरूरी है। A concept describing the population changes where the source habitats produce a more individuals than they can support, leading to immigration. तो वो बाहर की तरफ जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन एकदम से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सिंक हैबिटेट्स where the mortality exceeds natality, यानी कि यहाँ पे जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से क्या हो जाता है? ज्यादा है। एली इफेक्ट। अब एली इफेक्ट का मतलब क्या है? लो डेंसिटी पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है क्योंकि मेट ढूंढना मुश्किल होता है। टाइगर्स के लिए ये बड़ा रिस्क है, बहुत ज्यादा। A phenomena characterized by the positive correlation between the population density and the individual fitness, यानी कि डेंसिटी जैसी कम होगी तो वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? कम, क्योंकि मेट करना यानी रिप्रोडक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे ऑफस्प्रिंग पैदा करने में क्या आ जाती है? बहुत ज्यादा मुश्किल। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एली इफेक्ट। A phenomena characterized by the positive correlation between the population density and the individual fitness. For example, tiger metapopulation. In the central Indian landscape, large reserves like Kana act as the source. कान्हा जो रिजर्व है वो किस तरह से काम करते हैं? सोर्स, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। reducing the surplus tigers that disperse to the smaller sink reserve. अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये किसकी तरफ जाएंगे? बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से क्या होगी? बढ़गी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ये बाहर की तरफ क्या करेंगे? इमाइग्रेट, requiring the corridor connectivity for the long term viability. अब PYQ, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर किया जाता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया या फिर वॉल्यूम, कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट्स हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कह देते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन पॉपुलेशन एग्जांपल्स। बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन 2024 में 3682 थी। ये क्या है? बढ़ रही है। एशियाटिक लाइन की पॉपुलेशन 674, इंडियन राइनो की 3700 प्लस, और गैंगेटिक डॉल्फिन की डिक्लाइन हो रही है, दैट इज 4000। फर्स्ट डेफिनेशन इज मिनिमम वायेबल पॉपुलेशन। कम से कम कितने जानवर चाहिए ताकि वो एक्सटेंशन से बच सके? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमवीपी। द smallest possible size at which a biological population can exist without facing the extinction due to the natural disasters or demographic or environmental stochasticity, यानी कि
हमें कम से कम कितने जानवर चाहिए ताकि वहाँ पे जो एक्सटिंक्शन है वो कम हो सके या हम उस एक्सटिंक्शन से बच सके। Population viability analysis, a species specific quantitative assessment of extinction risk used to predict the future status। यानी कि ये क्या एक तरह का क्वांटिटेटिव असेसमेंट है जो ये बताता है कि एक्सटिंक्शन रेट क्या है, कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितना एक्सटिंक्ट हो रहा है ताकि हम फ्यूचर में उसे क्या कर सके, बचा सके, उसका फ्यूचर स्टेटस हमें पहले ही पता लग जाए। और कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन वायबिलिटी एनालिसिस। थर्ड इज जेनेटिक बॉटलनेक। एशियाटिक लाइन्स की पॉपुलेशन हिस्ट्री में एक बार बहुत कम रह गई थी, इससे उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी क्या हो चुकी थी, खत्म। इसका रिस्क क्या है? आज फिर के सारे लायन जेनेटिकली सिमिलर हैं, अगर कोई एक बीमारी आए तो सब एक साथ ही क्या मर सकते हैं। दिस इज वाई वी नीड द ट्रांसलोकेशन, यानी कि अ शार्प रिडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द इन्वायरमेंटल इवेंट्स, कि पॉपुलेशन के अंदर एकदम से गिरावट आ जानी, किसके कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जिनके कारण उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उनके अंदर जो वेरिएशंस है, जीन्स के अंदर जो वेरिएशंस है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तभी कहते हैं ना कि बॉडी के अंदर वेरिएशंस होनी बहुत जरूरी है ताकि हम किसी भी डिजीज को क्या कर सके, अडेप्ट। अगर वेरिएशंस ही कम होगी तो हम उस पर्टिकुलर डिजीज को अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। Asiatic line genetic homogeneity, the Asiatic line population in Gher, India exhibits extremely low genetic diversity, क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है ड्यू टू हिस्टोरिकल बॉटलनेक, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड। दिस जेनेटिक होमोजेनिटी मेक्स द इंटायर पॉपुलेशन हाईली वल्नरेबल टू डिजीज आउटब्रेक, इसलिए वो डिजीज को इतना ज्यादा अडेप्ट नहीं कर पाते और सभी एकदम से एक पर्टिकुलर डिजीज के कारण क्या मर सकते हैं। Such the canine distemper virus, which could have the catastrophic impacts. Next is community and the ecosystem levels. अब community, अगर different species को हम combine कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है, community, all population of different species in an area। अब इसकी characteristic क्या है, species diversity, कि species एक तरह की नहीं होगी, बहुत ज्यादा species होंगी, अलग अलग तरह के individuals होंगे। dominance, कि कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा है, कौन सा dominate कर रहा है। stratification का मतलब होता है वर्टिकल लेयर्स इन द फॉरेस्ट, अबंडेंस। और अगर इंडिविजुअल्स की क्या होगी, डाइवर्सिटी, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, तो उनमें आपस में क्या होगा, कंपटीशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीशीज कंपटीशन। अब एग्जांपल्स क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कम्युनिटी, एल्पाइन मेडियो कम्युनिटी, मैनग्रोव कम्युनिटी जो कहाँ पे, सुंदरबंस, कोरल रीफ कम्युनिटी जो कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता था, सम ऑफ टोटल ऑफ बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। कम्युनिटी प्लस एबायोटिक एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज अ यूनिट, ये किसने टर्म कॉइन की थी, एजी टेंसलर। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी। पीवाईक्यू, द टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन की थी, एजी टेंसले ने। मिनिमम वेरिएबल पॉपुलेशन, ये भी हमने किया था, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज एट विच अ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन कैन एग्जिस्ट। कम से कम पॉपुलेशन कितनी चाहिए कि वो एग्जिस्ट कर सके विदाउट एक्सटिंक्शन, चाहे जितने भी नेचुरल डिजास्टर हो या फिर इन्वायरमेंटल स्टोकेस्टिसी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जितने भी वेरी करते हो, लेकिन हमें उतना तो साइज चाहिए ताकि वो उस पॉपुलेशन को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम viable population, that is the smallest possible size at which the biological population can exist without facing the extinction due to the natural disaster or demographic or environmental stochasticity। Population viability analysis, a species specific quantitative, ये भी हम क्या कि पर्टिकुलर एक असेसमेंट करनी उनके एक्सटिंक्शन रिस्क के बारे में ताकि हम उनका फ्यूचर स्टेटस पहले ही देख सके। यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन और द कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस। थर्ड इज जेनेटिक बॉटलनेक, कि एकदम से पॉपुलेशन के अंदर क्या आ जानी, गिरावट आनी, किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज, और जैसे ही इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो इनकी बॉडी के अंदर जो वेरिएशन है वो भी क्या होगी, कम। और इसीलिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर डिजीज आने के कारण ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय। A sharp reduction in the size of population due to the environmental events
और द ह्यूमन एक्टिविटीज लीडिंग टू द रिडक्शन इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशंस हैं वो क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा कम. For example, the Western Ghats tree communities. These communities illustrate both niche-based filtering and neutral processes, shaping their species composition and the distribution. अब मेजर इंडियन इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेट है? ये वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट, किस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, ग्रेटर देन 200. नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस. ये कहाँ पे लोकेट है? सेंट्रल इंडिया. यहाँ पे जो इसका फीचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉनसून के ऊपर. डेजर्ट एरिया, थार डेजर्ट कहाँ पे लोकेट है? राजस्थान, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम. मैनग्रोव, सुंदरबंस, हेलोफाइटिक वेजिटेशन, एल्पाइन, हिमालयस, जहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन क्या होती है? बहुत ही ज्यादा. कोरल, लक्षद्वीप. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होती है? कैल्शियम कार्बोनेट. हम आगे डिटेल में करते हैं. नेक्स्ट इज एडवांस्ड इकोसिस्टम कंसेप्ट, इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रेमवर्क. कैटेगरीज ऑफ बेनिफिट ह्यूमन रिसीव फ्रॉम द इकोसिस्टम. अब उन्हें इकोसिस्टम से क्या क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले क्या आता है? प्रोविजनिंग, यानी कि ट्री से उन्हें क्या मिलता है? फूड. एनवायरनमेंट से वाटर. सेकेंड, रेगुलेटिंग. रेगुलेटिंग फैक्टर में क्या आता है? क्लाइमेटिक रेगुलेशन. कल्चरल, कोई भी अगर इकोसिस्टम है तो वो क्या प्रोवाइड करता है हमें? कल्चर. सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. नेचुरल कैपिटल, द वर्ल्ड स्टॉक ऑफ द नेचुरल एसेट्स. हम हमारे यहाँ पे जितने भी नेचुरल एसेट्स हैं, लाइक जियोलॉजी, सॉइल, एयर, वाटर, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल कैपिटल. फ्रॉम विच है ह्यूमंस डिराइव द वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज. अब हम इन्हीं से ही क्या है? प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉइल से, एयर से, या फिर वाटर से. इकोसिस्टम रेजिलियंस और रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस को रोकना. फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रॉन्ग ट्री स्टैंडिंग इन द विंड. और रेजिलियंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस के बाद रिकवर करना. रेजिलियंस डिस्टर्बेंस के बाद होता है, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस को क्या है? रोकना. फॉर एग्जाम्पल, रेजिलियंस के एग्जाम्पल क्या है? ग्रासलैंड बर्निंग एंड ग्रोइंग अ बैक. रेजिलियंस इज एन इकोसिस्टम एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द डिस्टर्बेंस. कि डिस्टर्बेंस के बाद की जो रिकवरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिलियंस. while the resistance is its ability to withstand disturbance without the changing. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? सुंदरबन मैंग्रोव्स एक्ट एज अ शील्ड, जो क्या प्रोवाइड करता है? रेगुलेटिंग सर्विसेज. किसके अगेंस्ट? साइक्लोन्स. Sundarban's mangrove ecosystem services provides the coastal protection, regulating services, support the fisheries, facilitate the carbon sequestration, यानी कि कार्बन को कैप्चर करना, and hold the cultural heritage. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोम एंड द बायोस्फीयर लेवल्स. अब पहले बायोम क्या होता है? बायोम का मतलब है क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड, यानी कि वेजिटेशन वहाँ की क्लाइमेट का रिजल्ट है, बल्कि कॉज नहीं. क्लाइमेट जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर प्लस रेनफॉल. टेम्परेचर वहाँ पे कितना है, रेनफॉल वहाँ पे कितनी है, वो क्या डिटरमाइन करती है? वहाँ की सॉइल को, सॉइल के साथ उसकी वेजिटेशन को, और वेजिटेशन के साथ वहाँ पे क्या डिटरमाइन करते हैं? कि वहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राजस्थान जाएं तो वहाँ हमें क्या मिलता है? कैक्टस. तो उनका बायोम कैसा है? डेजर्ट बायोम. और अगर केरला जाएं तो वहाँ पे हमें कैसा बायोम मिलता है? रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ की बारिश अलग है. तो फर्स्ट बायोम इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ का क्लाइमेट कैसे होता है? हॉट प्लस वेट ईयर राउंड, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई इंसुलेशन मिलती है. जो सन की रेज है वो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है. प्लस यहाँ पे जो रेनफॉल है वो किस टाइप की होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल. जिसके कारण जो यहाँ पे ट्रीज है वो हमेशा कैसे होते हैं? एवरग्रीन ट्रीज.
इसके एग्जांपल्स है अंडमान एंड निकोबार और वेस्टर्न घाट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्लाइमेट कैसा है, हॉट वेट ईयर राउंड। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो हमें किस टाइप से मिलती है, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन वेजिटेशन। एग्जाम्पल के इसकी अंडमान एंड निकोबार और वेस्टर्न घाट। सेकेंड बायोम इज ट्रॉपिकल सवाना। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो सीजनल होती है। इतना पानी नहीं है कि बड़े फॉरेस्ट को सपोर्ट किया जाए और इतना सूखा भी नहीं है कि यहाँ पे डेजर्ट बन जाए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, ग्रासलैंड, जिनकी ट्रीज कैसे होती है, स्कैटर्ड ट्रीज। ट्रॉपिकल सवाना, दैट इज द हॉट सीजनल रेनफॉल। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो किस टाइप की मिलती है, ग्रासलैंड विद द स्कैटर्ड ट्रीज। एग्जाम्पल्स के इसकी पार्ट्स ऑफ डेक्कन। थर्ड बायोम इज डेजर्ट बायोम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। यानी कि जो यहाँ पे क्लाइमेट है वो किस टाइप का होता है, हॉट कोल्ड या फिर बहुत ही ज्यादा ड्राई क्लाइमेट। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स सिर्फ कम पानी में सरवाइव नहीं करते, उनके पास मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होती है, जैसे कि स्टोमेटा। ये हम आगे रीड करेंगे कि स्टोमेटा किस टाइप से होता है। और उनका जो क्यूटिकल है उनका साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा थिक, ताकि वहां पे जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो सके, कि पानी वहां का बहुत ही ज्यादा कम लॉस हो सके। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, थार डेजर्ट हॉट डेजर्ट माना जाता है, और लद्दाख दैट इज द कोल्ड डेजर्ट। ये दोनों डेजर्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है। डेजर्ट, हॉट एंड कोल्ड, वेरी ड्राई। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जीरोफाइट्स, और एग्जांपल्स थार डेजर्ट और लद्दाख डेजर्ट। नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसिडस। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो किस टाइप से होती है, सीजनल रेनफॉल। इसके एग्जांपल्स हिमालयन। फिफ्थ इज टुंड्रा, दैट इज यहाँ पे जो टर्म्स हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो किस टाइप का होती है, वेजिटेशन यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि जो सॉइल है वो 2 साल से ज्यादा क्या यहाँ पे फ्रोजन। कौन सी कंडीशन में रह रही है, आइस कंडीशन। यहाँ ट्रीज ग्रो नहीं होते बिकॉज रूट्स जो है उनके वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते आइस तक। इसीलिए यहाँ पे क्या मिलते हैं, मॉसेस या फिर लाइकन्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, मॉसेस या फिर लाइकन्स। और कौन से जोन में मिलता है ये हमें, एल्पाइन जोन्स। फर्स्ट डेफिनेशन इज बायोम शिफ्ट। अब बायोम शिफ्ट का क्या मतलब है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बहुत ही ज्यादा बदल रही है। ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी क्या बढ़ती जा रही है, तो ठंडी जगह के जो प्लांट्स है वो और भी ऊपर क्या हो रहे हैं, शिफ्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम शिफ्ट। क्लाइमेट ड्राइवन चेंजेस इन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप्स। यानी कि क्लाइमेट की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स है वो ऊपर की तरफ यानी कि माउंटेन्स पर क्या होते जा रहे हैं, शिफ्ट्स। नेक्स्ट इज इकोटोन टेंशन जोन। अब इकोटोन एक वो जोन होता था जहाँ पे जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती थी। जैसे कि एक बायोम है और एक सेकंड रीजन है, तो उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल एस्टरीज, ग्रासलैंड्स, ये सभी क्या सभी है, इकोटोन, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। दो बायोम के बीच के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन कहते थे। जंगल और घास के बीच में जो ग्रासलैंड है वो क्या इसकी एग्जाम्पल है। इस जोन के अंदर बहुत ही ज्यादा हमें क्या मिलती है, बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोनल टेंशन जोन। अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू बायोम्स ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई बायोडाइवर्सिटी एंड सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंटल चेंज। थर्ड इज बायोम रेजिलेंस थ्रेशोल्ड्स। एक सिस्टम कितना स्ट्रेस होल्ड कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम रेजिलेंस थ्रेशोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड है, उसको जितना मर्जी खींचो लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वो क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, लेकिन ज्यादा खींचेंगे तो वो रबर बैंड क्या हो जाता है, टूट जाता है। वैसे ही क्या होता है, हमारे पास बायोम होता है, द पॉइंट एट विच एन इकोसिस्टम कैन नो लॉन्गर एब्जॉर्ब द स्ट्रेस, कि एक स्टेज के बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रेस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता एंड अंडरगोज द फंडामेंटल चेंजेस। और उनमें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा चेंजेस आनी शुरू हो जाती है उनके स्ट्रक्चर में भी और उनके फंक्शन में भी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम रेजिलेंस थ्रेशोल्ड। अब इसके एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल हम एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट कंसीडर करते हैं। डिफॉरेस्टेशन के कारण वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिंग पॉइंट।
एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सवाना रेन फॉरेस्ट। और एक बार अगर इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देगा, चाहे जितने भी प्लांट हम ट्री करते रहें, वो दोबारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नहीं बदल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर, उस बायोम पे हम लोगों ने इतना स्ट्रेस दे दिया कि जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, उसके अंदर क्या आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस। For example, Himalayan tree line dynamics, upward migration of alpine trees by 80 to 100 मीटर ड्यू टू वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है कि जो अल्पाइन ट्री लाइन है, उनकी क्या हो चुकी है, माइग्रेशंस कितने हाइट तक, 80 टू 100 मीटर तक, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोम बाउंड्री शिफ्ट के अंदर। बायोम बाउंड्री शिफ्ट का मतलब है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हो चुकी है, काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, with the implications for the endemic alpine species facing the mountain top extinction. नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। कि बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर माना जाता है कि एक है क्लोज सिस्टम है, किसके लिए, मैटर के लिए, लेकिन ये ओपन सिस्टम है, किसके लिए, ये ओपन सिस्टम है, एनर्जी के लिए। अब इसका रीजन क्या है? अब मैटर में क्या कुछ आता है, सॉलिड लिक्विड गैस लाइक कार्बन, नाइट्रोजन या फिर वाटर, ये सभी किसमें कंसिडर होंगे, हमारे पास मैटर के अंदर। अर्थ से बाहर नहीं जाता, वहीं घूमता रहता है, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल। लेकिन जो एनर्जी होती है लाइक सनलाइट, ये क्या होती है, बाहर से आती है और हीट बनकर वापस स्पेस में ही चली जाती है। क्लोज्ड का मतलब है कि उसी स्पेस के अंदर रहना, कि नाइट्रोजन बनती है, खत्म हो जाती है, फिर बनती है, फिर खत्म हो जाती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्लोज सिस्टम। लेकिन जो एनर्जी होती है, वो बाहर से आती है और हीट बनकर वापस किस में चली जाती है, स्पेस के अंदर। मैटर इज क्लोज्ड ड्यू टू द बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। इसे क्या माना जाता है, लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट, ऑल इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ कंबाइंड, लाइफ एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर। यानी कि ये तीन रीजन का एक को एग्जिस्ट है। एक क्या, लिथोस्फीयर, सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती है, लिथोस्फीयर जहाँ पे सॉइल और रॉक एग्जिस्ट करते हैं, और थर्ड क्या आता है, एटमॉस्फेयर। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इंटरसेक्शन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर में क्या कुछ इंक्लूड है, लिथोस्फीयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी, प्लस एटमॉस्फेयर भी। बायोस्फीयर इज अ क्लोज सिस्टम फॉर द मैटर। अब मैटर के लिए इसे क्लोज सिस्टम क्यों माना जाता है, क्योंकि जो भी मैटर है वो अपने आप को क्या करता है, रिसाइकल्ड, बट द ओपन सिस्टम फॉर द एनर्जी। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की ब्रांच किसके ऊपर डिपेंड करती है, बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है। सबसे पहले ब्रांच आती है हमारे पास माइक्रोबायल इकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, फर्स्ट इज माइक्रोबियल इकोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक लाइफ लाइक बैक्टीरिया प्लस फंगाई। फॉर एग्जाम्पल बायो रेमिडिएशन, कि कैसे सीडोमोनास को ऑयल स्पिल स्क्रीन करने के लिए हम यूज करते हैं, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोल इकोलॉजी। सेकेंड इज प्लांट इकोलॉजी, किसके बारे में स्टडी करनी, प्लांट के बारे में, उनकी वेजिटेशन के बारे में। एनिमल इकोलॉजी, फोना, वाइल्ड लाइफ के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना। मेराइन इकोलॉजी, ओशियन लाइफ के बारे में क्या करनी, स्टडी। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम कैसे इकोलॉजी को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई। सबसे पहले आता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब है कि अगर हम एक सिंगल स्पीशीज की क्या कर रहे हैं, स्टडी, कि एक सिंगल स्पीशीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे लिंक है। इन्वायरमेंट का मतलब कि उसका जो लिंक है वो लिविंग बींग्स, यानी कि बायोटिक प्लस ए बायोटिक, दोनों के साथ वो कैसा बिहेवियर शो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, सिर्फ एक स्पीशीज पे ही हम लोगों ने क्या करना है, फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल एक नीम के पेड़ को स्टडी करना हो, तो वो क्या बन जाता है, ऑटो इकोलॉजी। सिंगल स्पीशीज, दैट हाउ डज द स्पीशीज एक्स रिस्पॉन्ड टू द फैक्टर वाई। स्टडिंग द इकोलॉजिकल निश ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी क्या इसकी ऑटो इकोलॉजी की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कम्युनिटीज।
कि ग्रुप के बारे में स्टडी करना, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, कि अलग अलग तरह के स्पीशीज एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सिन का मतलब होता है टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल पूरे जंगल की क्या करनी, स्टडी करनी, या फिर फूड वेब स्टडी करना, या फिर फूड चेन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिन इकोलॉजी। कम्युनिटीज, हाउ डू स्पीशीज इंटरेक्ट इन अ कम्युनिटी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, कि कौन पॉपुलेशन साइज को क्या करता है, कंट्रोल। इकोसिस्टम इकोलॉजी, कि एनर्जी और मैटर किस तरह से फ्लो करते हैं, एनर्जी एंड द मैटर फ्लो, दैट इज द हाउ डज एनर्जी फ्लो थ्रू द सिस्टम। लैंडस्केप इकोलॉजी, किसके बारे में स्टडी करना, स्पेशल पैटर्न्स, हाउ डज द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इफेक्ट द स्पीशीज। एंड द ग्लोबल इकोलॉजी, की पूरे के पूरे बायोस्फीयर को क्या करना, उसके बारे में स्टडी करना। बायोस्फीयर प्रोसेसेस, हाउ डज द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट द इकोसिस्टम, कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, इफेक्ट। उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल इकोलॉजी। अब कुछ कंसेप्ट, सबसे पहले आता है मैक्रो इकोलॉजी। मैक्रो इकोलॉजी का मतलब होता है लार्ज स्केल पैटर्न्स पर क्या करना, स्टडी करना। कोल्डर क्लाइमेट्स में एनिमल्स का जो बॉडी साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा। इसका रीजन क्या है, कि इसका जितना बड़ा साइज होगा उतना ही क्या होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, कम। क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज, जिसके कारण उसकी बॉडी में से जो हीट लॉस है वो भी क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें एक पोलर बियर को और एक सन बियर को, इन दोनों के साइज को कंपेयर करें, तो हम देखते हैं कि जो पोलर बियर का साइज है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा, और जो सन बियर का साइज है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा। पोलर बियर का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो भी क्या होगा, कम, जिसके कारण उसकी बॉडी में से जो हीट लॉस है वो भी क्या होता है, कम होता है। Focuses on the large scale patterns in a ecology such as Bergman's rules. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्गमैन्स रूल्स, यानी कि बॉडी साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, जो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो कम हो जाता है और उसकी बॉडी में से जो हीट लॉस है वो भी क्या होती है, कम होती है। बॉडी साइज टेंड्स टू बी द लार्जर इन द कोल्डर क्लाइमेट्स एंड रेपोर्ट्स रूल्स। अब ये रेपोर्ट्स रूल क्या कहते हैं, कि हाई लेटीट्यूड्स के ऊपर, यानी कि पोल्स के पास, स्पीशीज की जो जियोग्राफिकल रेंज है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। इसका रीजन ये है कि वहाँ क्लाइमेट हार्श है, तो सरवाइव करने के लिए बड़ा एरिया घूमना पड़ता है रिसोर्स ढूंढने के लिए। इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है कि जो हाई लेटीट्यूड्स के ऊपर जाकर इनकी जो संख्या वो भी क्या होनी शुरू हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, इनका जो एरिया। स्पीशीज लैटिट्यूडनल रेंजेस टेंड टू बी द लार्जर एट द हायर लैटिट्यूड्स। सेकेंड डेफिनेशन इज फाइलोलॉजी। अब इसका क्या मतलब है, एवोल्यूशनरी ट्रीज, यानी कि स्पीशीज का डीएनए और ज्योग्राफी कैसे लिंक करते हैं। एक्सप्लोर्स हाउ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री and the relationship influence the ecological patterns and processes across the species and the communities. Third is functional ecology. Functional ecology का मतलब है कि organisms वहाँ क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, उनका मेन फंक्शन क्या है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल इकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कीटोन स्पीशीज, इनका क्या होता है, अपना एक फंक्शनल रोल होता है। तो हर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या फंक्शनल रोल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल इकोलॉजी। Investigates the role organisms play in the ecosystem based on their traits. For example, the resource acquisition, उनकी growth और उनकी reproduction के ऊपर ही उनका जो function है वो क्या करता है, हमेशा depend करता है। Fourth is latitudinal diversity gradient. इसे क्या बोलते हैं, golden rule of ecology. यानी कि जो species richness है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, इक्वेटर के ऊपर। और जैसे जैसे हम कहाँ पे जाते हैं, पोल्स के ऊपर, तो इनकी जो स्पीशीज रिचनेस है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कम। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इक्वेटर पे है, तो वहां पे सबसे ज्यादा हमें एनिमल्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू पोल। A widespread ecological pattern where species richness peaks at the equator
and decline towards the pole. For example, Indians Western Ghats boast over the 4,000 plant species, significantly more than the Himalayas 1800 plus species in the comparable area. कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे जो स्पीशीज रिचनेस है वो भी क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है. इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट. तो क्या था सबसे पहले, मैक्रो इकोलॉजी, लार्ज स्केल पैटर्न पर क्या करना स्टडी. फाइलो इकोलॉजी यानी कि एवोल्यूशन के बेसिस पे स्टडी करना. फंक्शनल इकोलॉजी उनके फंक्शन के बेसिस पे स्टडी करना. और फोर्थ क्या था, लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट की हाइट के अकॉर्डिंग, लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो उनके अंदर वेरिएशंस है वो कैसे होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट. नेक्स्ट आता है हमारे पास अप्लाइड एंड मॉडर्न ब्रांच ऑफ द इकोलॉजी. सबसे पहले ब्रांच आती है कंजर्वेशन इकोलॉजी. इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, स्पीशीज और उनके हैबिटेट को क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना. फॉर एग्जांपल टाइगर कंजर्वेशन. रिस्टोरेशन इकोलॉजी, डैमेज्ड इकोसिस्टम को क्या करना, रिपेयर करना. फॉर एग्जांपल माइन एरिया रिहैबिलिटेशन. पोल्यूशन इकोलॉजी कि पोल्यूशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है. इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, गंगा पोल्यूशन स्टडीज. अर्बन इकोलॉजी, सिटी के इकोसिस्टम को क्या करना, स्टडी करना. फॉर एग्जांपल दिल्ली ग्रीन स्पेसेस. एग्रो इकोलॉजी, एग्रीकल्चरल सिस्टम को क्या करना है, स्टडी करना, सस्टेनेबल फार्मिंग. एंड द लास्ट इज मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, किसके बारे में स्टडी करना, जीन्स के बारे में, जेनेटिक अप्रोचेस, डीएनए बेस्ड कंजर्वेशन. फर्स्ट डेफिनेशन रिस्टोरेशन इकोलॉजी, ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, डैमेज्ड इकोसिस्टम को क्या करना, रिपेयर करना. Focuses on the repairing damaged ecosystem, often guided by the reference ecosystem and assessing the progress through the trajectory analysis. A PYQ, study of interrelationship between the organism and their environment. किसी particular organism और उसकी interaction अपने environment के साथ कैसी है उसके बारे में स्टडी करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी. अब जो उसकी इंटरेक्शन है वो किसके साथ होती है, बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स. नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, लिविंग बींग्स. बायोटिक कंपोनेंट को हम डिवाइड करते हैं प्रोड्यूसर, फिर आता है हमारे पास कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर. सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स में फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स या फिर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. अब जो ऑटोट्रॉफ है वो भी आगे टू टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले आता है फोटो ऑटोट्रॉफ और सेकंड आता है कीमो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफ यानी कि जो मेन इनका सोर्स है फूड प्रिपेयर करने का वो क्या है, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और इनके अंदर प्रोसेस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस. एग्जांपल्स क्या है, ट्रीज और ग्रास. क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें चेंज करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6. इसी ग्लूकोज को ये अपने अंदर क्या करके रखते हैं, स्टोर. और साथ में क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन. कि जो मेन इसका एनर्जी सोर्स है वो कौन है, सनलाइट. ये क्या कैप्चर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. और उसी लाइट एनर्जी को ये किसमें चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी के अंदर. और क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज. एग्जाम्पल प्लांट्स, एल्गाई और साइनोबैक्टीरिया. कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन. यहाँ पे इन्हें सनलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती. प्रोसेस क्या है, कीमोसिंथेसिस. डीप ओशन फ्लोर्स या फिर वोल्केनिक वेंट्स. अब इनके अंदर होता क्या है, जो सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स. और वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती तो ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बनाते हैं, एनर्जी, H2S, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो मेन इसका सोर्स क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड. कैसी रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस.
कार्बन डाइऑक्साइड कीमोसिंथेसिस, इसके एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर सल्फर बैक्टीरिया। पीवाईक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स और एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। कहते हैं नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर कौन ऐड करते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई। ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर। ये हम आगे करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट वाई फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई भी प्लांट टोटल एनर्जी कितनी कैप्चर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कि जब प्लांट, कोई भी प्लांट एनर्जी को कंज्यूम करता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज, कैसे, रेस्पिरेशन के दौरान या फिर ट्रांसपिरेशन के दौरान, तो उसमें से क्या होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हमने उसकी जो एक्टिविटीज है वो माइनस करनी है, लाइक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले प्लांट्स हैं, तो प्लांट ने एनर्जी कहाँ से ली, सनलाइट। तो जो उसे एनर्जी मिली वो किस फॉर्म में मिली, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे उसे एनर्जी मिलती है वो अपनी बॉडी में से एनर्जी को क्या करता है, लूज, कुछ एक्टिविटीज करके, लाइक रेस्पिरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन, तो वो क्या बन जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पर सेकेंड स्टेज पे जब इन प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, तो क्या होता है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स की थी, अब वो हर्बीवोरस के लिए क्या बन जाती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंड स्टेज पे जाके। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, net primary productivity. Gross primary productivity is the total amount of the energy captured by the producer, and net primary productivity is the energy remaining after the respiration, representing the biomass available to the consumer. हर्बीवोरस के लिए सिर्फ एनपीपी अवेलेबल होती है। प्लांट अपनी सर्वाइवल के लिए क्या करता है, कुछ एनर्जी यूज कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल किस फॉर्म में, रेस्पिरेशन की फॉर्म। नेक्स्ट आता है लाइट यूज एफिशिएंसी। हर प्लांट की एफिशिएंसी सेम नहीं होती, कई प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा, और कई प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम। इसका रीजन क्या है, C3 और C4 पाथवेज के कारण। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहला आता है C3 पाथवेज। यहाँ पे गर्मी में इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, किसके कारण, फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि इनमें से जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, वेस्ट। क्योंकि गर्मी के अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी में से, इनके लीव्स में से जो पानी वो बहुत ज्यादा क्या होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। और जो C4 प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने एवोल्यूशन में एक मैकेनिज्म डेवलप किया होता है टू अवॉइड द वाटर लॉस, कि इनमें से जो पानी वो ज्यादा लॉस ही नहीं हो पाता। एंड ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज के एरा में C4 प्लांट्स की बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू C3, क्योंकि C3 प्लांट्स के बॉडी के अंदर में से जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, वो हाई टेम्परेचर को इतना अडेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन जो C4 प्लांट्स है, इनकी बॉडी में से हीट इतनी ज्यादा लॉस नहीं होती, वाटर इतना ज्यादा लॉस नहीं होता, इसीलिए इनकी जो एफिशिएंसी है वो C3 प्लांट से क्या होती है, ज्यादा। C3 versus C4, different strategies plant use for the photosynthesis adapted to varying environmental conditions, particularly the water availability and temperature. कि जो C3 प्लांट्स है वो क्या करते हैं, पानी को अपनी बॉडी से लूज कर देते हैं इजीली, लेकिन जो C4 प्लांट्स है वो पानी को इतना ज्यादा लूज नहीं कर पाते। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनपीपी, in regions like the Western Ghats, net primary productivity can reach 2000 to 25 gram per meter square per year, among the highest terrestrial productivity rates globally due to the optimal temperatures, abundant rainfall and year-round growing seasons. अब इनकी क्या बताइए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज इंडियन प्रोड्यूसर्स एग्जांपल्स। अब इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है उनकी मेन एग्जांपल्स क्या है, सबसे पहले आता है सुंदरी ट्री। इनकी लोकेशंस कहाँ पे है, सुंदरबंस। सुंदरबन का जो नाम था वो एक पेड़ के ऊपर रखा गया था। सुंदरी इज द हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब होता है सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। इसके पास क्या होते हैं, निमेटोफोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स।
क्योंकि वहाँ की सॉइल में ऑक्सीजन की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कमी। सुंदरी ट्रीज़, लोकेशन क्या है इसकी, कहाँ पे है, सुंदरबंस, गिव नेम टू द सुंदरबंस। नेक्स्ट इज साल ट्री। साल ट्री कहाँ पे लोकेट है, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया। और टीक ट्री कहाँ पे लोकेट है, वेस्टर्न घाट। ये दोनों इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट टिम्बर ट्रीज माने जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे फाउंड है, जो साल ट्री है वो कहाँ पे मिलता है, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया एरियाज के अंदर। और जो टीक ट्रीज है वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। साल ट्रीज ऑफ्टन फॉर्म अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब ये सक्सेशन का क्या होता है, फाइनल स्टेज। डोमिनेंट डेसिडियस स्पीशीज और टीक वैल्यूएबल टिम्बर। नेक्स्ट इज रोडोडेंड्रॉन। इनकी लोकेशन कहाँ पे है, हिमालयस के ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ये क्या है, एक तरह का क्लाइमेट इंडिकेटर माना जाता है, क्लाइमेट इंडिकेटर स्पीशीज। ये स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में ही ग्रो करता है। अगर क्लाइमेट चेंज से वार्मिंग बढ़ती है तो रोडोडेंड्रन और ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोम शिफ्ट। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट इंडिकेटर। कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ये जो रोडोडेंड्रॉन्स है ये क्या हो जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट इज सी ग्रास। सी ग्रास की लोकेशन क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु। ये समंदर के अंदर घास है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी ग्रास। सी ग्रास सीवीड नहीं होता, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। और ये किस तरह से एक्ट करता है, कार्बन सिंक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन। एंड इज द प्राइमरी फूड फॉर द सी काउ। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन आती है कीमोसिंथेटिक प्राइमरी प्रोडक्शन। कीमोसिंथेटिक प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या है, लाइट के बिना लाइफ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लेकिन जो इंडियन ओशन के डीप फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, लाइट बहुत ही ज्यादा कम प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, केमिकल्स की वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, नियर द सेंट्रल इंडियन ओशन रिज। यहाँ बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन सल्फर से एनर्जी बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इकोसिस्टम सनलाइट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक प्राइमरी प्रोडक्शन। एनर्जी फिक्सेशन बाय ऑर्गेनिज्म यूजिंग द केमिकल रिएक्शन सिग्निफिकेंट इन द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। नेक्स्ट इज यूफोटिक जोन प्रोडक्टिविटी। समंदर की वो ऊपर लेयर जहां तक सूरज की रोशनी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूफोटिक जोन। यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे डेप्थ के अंदर जाते जाएंगे तो सनलाइट की जो प्रेजेंस है वो कम होती जाएगी। द ओशियन सनलिट सरफेस लेयर where the most photosynthesis occur crucial for the marine food webs. Next is compensation depth, यानी कि food made by the photosynthesis and the food consumed by the respiration. वो पॉइंट जहां पे जाके ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। दैट इज द फूड मेड बाय द फोटोसिंथेसिस, उसने कितना फूड बनाया और उसने कितना फूड कंज्यूम कर दिया, कौन से प्रोसेसेस में, रेस्पिरेशन में। इस डेप्थ के नीचे प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। अब एक स्टेटमेंट कि बिलो कंपेंसेशन डेप्थ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन, जिसके कारण जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पे चली जाती है, नेगेटिव में। The depth at which the photosynthetic carbon fixation equals the respiratory carbon loss, a key factor in the aquatic productivity. Indian Ocean phytoplankton blooms. अब इसका क्या मतलब है, इंडियन ओशन यूनिक है क्योंकि यहाँ पे मानसून करंट्स जो क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। इसमें जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, सबसे पहले समर मानसून विंड सरफेस वाटर को क्या करती है, पुश करती है। नीचे से क्या होता है, ठंडा पानी जो ऊपर की तरफ आता है, न्यूट्रिएंट रिच पानी जिसे हम बोलते हैं, दैट इज अपवेलिंग। न्यूट्रिएंट्स मिलते ही जो फाइटोप्लैंक्टन है, दैट इज माइक्रो प्लांट्स, उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूम। फिर उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उससे क्या होगा, जू प्लैंक्टन, और थर्ड स्टेज पे जाके फिशेस। तो ये क्या बना देगी, एक चेन।
Driven by the monsoon induced upwelling bringing the nutrient rich deep water, these blooms support 60% of the marine productivity in the region and they fuel the entire pelagic food web inducing the fisheries. नेक्स्ट इज कंज्यूमर. अब कंज्यूमर में सबसे पहले क्या आता है? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि हर्बीवोरस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर. फीड डायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द कंज्यूमर. अब इसमें भी ग्रेजर और ब्राउजर्स में क्या डिफरेंस है? जो ग्रेजर है वो क्या करते हैं? जो जमीन पर उगी घास को ही खाते हैं सिर्फ, जैसे कि काउ, शेप या फिर जेब्रा. ग्रासेस और हर्ब्स को क्या ये खाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजर्स. जो ब्राउजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो हाइट पर लगे पत्ते को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिराफ और गोट. यही रीजन है कि सवाना में जेब्रा यानी कि ग्रेजर और जिराफ ब्राउजर एक साथ रह सकते हैं विदाउट द कंपटीशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स पार्टनरशिप. ये भी हमने किया था. नेक्स्ट इज फ्रूगीवोरस. ये क्या होते हैं? फ्रूट ईटर्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट बैट्स और हॉर्नबिल्स. नेक्स्ट इज नेक्टिवोरस. ये क्या होते हैं? नेक्टर फीडर्स, सनबर्ड्स या फिर बटरफ्लाइज. इंडियन हर्बीवोरस. कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडियन हर्बीवोरस है? सबसे पहले आते हैं इंडियन एलिफेंट. इनका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड. कहाँ पे मिलते हैं ये? वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट. इसके लिए क्या स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में. सेकंड इज इंडियन राइनोसोर्स. वन हॉर्न राइनोसोर्स बोलते हैं. इनका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल. और ये कहाँ पे मिलते हैं? काजीरंगा और दुधवा. घौर वल्नरेबल. और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रल और सदर्न फॉरेस्ट. ब्लैक बक. इनका स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन्ड. और ये कहाँ पे मिलते हैं? ओपन ग्रासलैंड. संघाई डियर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? द डांसिंग डियर. इनका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड. केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर. इट लिव्स ऑन द फुंडीज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग बायोमास. इसीलिए इस नेशनल पार्क को क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हंटर्स. ये वो है जो हर्बीवोरस को खाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस. फॉर एग्जाम्पल्स इंडियन फॉक्स, गोल्डन जैकल, जंगल कैट और किंग कोबरा. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ट्रॉपिक कैस्केड, टॉप डाउन कंट्रोल. जब टॉप प्रीडेटर का इफेक्ट नीचे तक क्या करता है? रिपल करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक कैस्केड. अगर शेर हटा दो तो हिरन बढ़ जाएगा. A top-down control mechanisms in the ecosystem where the predators at the higher trophic levels indirectly influence the population at the lower trophic levels. Next is इसकी जो इफेक्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीशीज इफेक्ट. द डिसप्रोपोर्शनैलिटी लार्ज इफेक्ट अ सिंगल स्पीशीज हैज ऑन इकोसिस्टम, कि एक सिंगल स्पीशीज का पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट है. विदाउट द कीटोन स्पीशीज द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट. मेसो प्रीडेटर रिलीज. मेसो का मतलब क्या होता है? मिडल. जब एपेक्स प्रीडेटर जैसे कि टाइगर या फिर लेपर्ड खत्म होते हैं तो मेसो प्रीडेटर्स यानी कि जो छोटे शिकारी लाइक द फेरल डॉग्स या फिर कैट्स, उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोड हो जाती है. ये छोटे प्रीडेटर्स ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स को खत्म कर देते हैं. एपेक्स प्रीडेटर का होना छोटे जानवरों के लिए भी बहुत जरूरी है. किसके लिए? टू मेंटेन द बैलेंस. An ecological phenomena where the populations of medium-sized predators increase due to the removal of apex predator, कि ऊपर वाले predator apex predator को remove करने से जो medium sized predators है वो क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज्यादा increase. टाइगर डियर वेजिटेशन कैस्केड. अब इसकी जो स्टडी है वो कहाँ पे की गई थी? नागरहोल नेशनल पार्क. हाई टाइगर डेंसिटी रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ ग्रेजर्स. In the Nagarhole National Park, the presence of apex predators like tigers reduces the population of deer. जितने ज़्यादा apex predator होंगे तो उससे क्या होगा? deer की population कम होगी. This reduced browsing pressure from the deers allows for the regeneration and flourishing of palatable plant species.
डेमोन्स्ट्रेटिंग द अपेक्स प्रेडेटर्स इनडायरेक्ट बट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि इस अपेक्स प्रेडेटर का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर होता है, डायरेक्टली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्शरी, क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स एंड अपेक्स प्रेडेटर। टर्शरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर के एग्जांपल्स, दैट इज द फीड ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या होता है, हायर इन द फूड चेन। मेन स्पीशीज कौन से, बंगाल टाइगर। इसका जो प्रे है वो कौन सा है, सांबर या फिर वाइल्ड बोर। स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। एशियाटिक लाइन, नीलगाई, सांबर, और स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड। लेपर्ड, इसका प्रे क्या है, डियर, मॉन्केज, लाइव स्टॉक। स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। इंडियन वॉल्फ, ब्लैक बक, रोडेंट्स। स्टेटस क्या है इसका यहाँ पे, एंडेंजर्ड। क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स, अपेक्स प्रीडेटर्स, टॉप प्रीडेटर, जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप ऑफ द फूड चेन, नो नेचुरल प्रीडेटर्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन स्पीशीज। अब एक एग्जांपल्स क्या है, बंगाल टाइगर, ये कहाँ पे लोकेटेड है, टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। एशियाटिक लाइन, गिर इकोसिस्टम, स्नो लेपर्ड, हाई हिमालयन, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, कोस्टल एरियाज के अंदर, एंड इंडिया रॉक पाइथन, फॉरेस्ट फ्लोर्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल कंज्यूमर्स की कैटेगरीज। फर्स्ट इज ओमनीवोरस, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। इसके एग्जांपल्स ह्यूमन बींग्स या फिर बियर्स, eat both the plants and the animals, for example bears, pigs, or the humans. Next is scavengers, feed on the dead animals. ये शिकार नहीं करते बल्कि बचा कुचा खाते हैं, feed on the dead animals, for example like the vultures, they are the classical scavengers. अब 1990 में इंडिया में वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई थी, 99% क्रैश हो गई थी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने क्या यूज किया, पेन किलर। उसका नेम क्या था, डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफिनेक। ये हम किसे देते थे, कैटल को। और जब वल्चर्स ने डेड कैटल को खाया तो उनकी जो किडनी है वो फेल हो गई। इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ कि बिना वल्चर्स के जो डेड बॉडीज है वो सड़ने लगी। फेरल डॉग्स क्या हो गए, बढ़ गए, और रेबिस के केसेस क्या हो गए, स्पाइक हुए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। किसकी वजह से, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से। डेट्रीवोरस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटर्स, फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक फॉलन लीव्स। ये डेड मैटर को क्या खाते हैं और छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिर उन्हें क्या करते हैं, फीड। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ फॉर्म्स और द मिलीपीड्स। पैरासाइट्स, लिविंग ऑन द होस्ट, ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर रह के फिर फीड करते हैं, फीड ऑन द लिविंग होस्ट। फॉर एग्जाम्पल टेप वॉर्म या कैसकटा। ये एक प्लांट है जिसे पैरासाइट प्लांट बोलते हैं, जो क्लोरोफिल लूज कर चुका है। ये होस्ट प्लांट से रेडीमेड फूड सक करता है यूजिंग द स्पेशल रूट्स। A PYQ, which of the following is our example of the scavengers? Vultures के classical scavengers, इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो चुकी है, 99% डिक्लाइन। किसकी वजह से, इकोलॉजिकल क्राइसिस। अभी हमने किया था, इसका रीजन क्या। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स, ये क्या होते हैं, ट्रू रिसाइकलर्स। ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पे है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, वेस्ट रिमूवल के अंदर, सॉइल फॉर्मेशन या फिर कार्बन रिलीज। एक आता है डेट्रीवोर और एक आते हैं डीकम्पोजर। जो डेट्रीवोर है वो खाना अंदर ले जाकर ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल डाइजेशन। यानी कि किस टाइप के डाइजेशन करते हैं, इंटरनल डाइजेशन। और जो डीकम्पोजर्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉफ, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स बाहर ही रिलीज करते हैं, डेड मैटर को किस में चेंज कर देते हैं, लिक्विड के अंदर, और फिर उसे क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी कि जो डेट्रीवोर्स है उनमें डाइजेशन किस टाइप से होती है, इंटरनल डाइजेशन, और डीकम्पोजर के अंदर जो डाइजेशन है वो किस टाइप की होती है, एक्सटर्नल डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जिसे बोलते हैं। मेजर ग्रुप कौन 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 से, बैक्टीरिया, बैक्यूलस, सीडोमोनास,
फंगाई, मशरूम्स, एंटिनोमाइसीड्स, स्ट्रेप्टोमाइस, प्रोटोजोआ, अमीबा या फिर पैरामीशियम। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फर्स्ट इज डेट्रिटल एनर्जी पाथवे। ग्रेजिंग फूड चेन, इसमें क्या होता है, सन, फिर उसके बाद ग्रास एंड उसके बाद डियर से ज्यादा एनर्जी डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन में क्या है, डेड लीव्स। सेकेंड स्टेज पे इसे कौन खाते हैं, अर्थवॉर्म, और फिर बर्ड में फ्लो करती है, स्पेशली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एंड फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर टू डीकम्पोजर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, पहले सन, फिर ग्रास, फिर डियर। लेकिन जो डेट्राइडल फूड चेन है उसमें क्या होते हैं, पहले डेड लीव्स, फिर उसे कौन खाते हैं, अर्थवॉर्म, और लास्ट पे अर्थवॉर्म को कौन खाते हैं, बर्ड्स। माइक्रोबियल लूप, ये कंसेप्ट ओशिनोग्राफी और इकोलॉजी को क्या करता है, लिंक। ओशियन में बैक्टीरिया डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, फिर इन बैक्टीरिया को प्रोटोजोआ खाते हैं, और प्रोटोजोआ को कौन खाते हैं, जूप्लैंक्टन। ये एनर्जी जो वेस्ट हो जाती है वापस ही क्या फूड वेब में आ जाती है, इसे कहते हैं साल्वेजिंग द वेस्ट। तो माइक्रोबियल लूप क्या है, प्रोसेस वेयर द डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर इज री इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड वेब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, और फिर इसी माइक्रोब्स को कौन कंज्यूम करते हैं, प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ को हायर ट्रॉपिक लेवल। प्राइमिंग इफेक्ट, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर एक्सेलरेट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ द ओल्डर मैटर। जैसे ठंडा कोयला जिसे हम ओल्ड कार्बन को जलाने से हम थोड़ा पेट्रोल डालते हैं, वैसे जब सॉइल में नए पत्ते गिरते हैं तो माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट, और पुराने दबे हुए ह्यूमस को भी क्या कर देते हैं, डिकम्पोज करने लग जाते हैं, और उससे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, फास्ट रिलीज होनी शुरू हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमिंग इफेक्ट। फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर accelerates the decomposition of the older, more recalcitrant organic matter in the soil। यानी कि सॉइल के अंदर जो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो दोबारा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन इसे कहते हैं। इन वेस्टर्न घास फंगल डोमिनेटेड डिकम्पोजर क्रिएट द स्टेबल ह्यूमस। ये कार्बन को क्या करती है, सॉइल के अंदर लॉक कर देती है। अगर ये डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। In the Indian forest, like the Western Ghats, fungal dominated decomposer communities create the stable humus. इसलिए ह्यूमस को क्या बोलते हैं, सेफ वॉल्ट फॉर द कार्बन, स्टोरिंग 150 to 200 टन्स कार्बन पर हेक्टेयर इन द टॉप 1 मीटर ऑफ द सॉइल। ये क्या करती है, कार्बन को स्टोर करके रखती है। अब आते हैं कि डिकम्पोजिशन के मेन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोज को क्या करती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। फर्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास, प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में क्या करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकेशन। बिगर पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। एजेंट कौन है, मेन कौन ये रोल प्ले करता है, डेट्रीवोरस। इसकी एग्जांपल क्या थी, अर्थवॉर्म या फिर टर्माइट्स। सेकेंड प्रोसेस, लीचिंग। वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ क्या होते हैं, सॉइल के नीचे की लेयर्स में चले जाते हैं, जैसे कि शुगर हो गया या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल बायोमास से दूर हो जाती है, फॉर एग्जांपल लेटरेट सॉइल्स इन द इंडिया। थर्ड स्टेप क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया और फंगाई एंजाइम्स रिलीज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। जैसे कि हमारा स्टमक क्या करता है, एसिड खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ये किसकी वजह से होते हैं, एंजाइम्स की वजह से। तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ फंगाई एंजाइम्स जो क्या करते हैं, ब्रेकेशंस, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का बनना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डार्क कलर्ड और एमॉर्फस सब्सटेंस। ह्यूमस क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट बैंक होता है सॉइल के लिए, ये मॉइस्चर होल्ड करता है और न्यूट्रिएंट्स को एकदम से वॉश अवे कर देता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है, मिनरलाइजेशन।
released of inorganic nutrients. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल जैसे कि अमोनिया, फॉस्फेट, ये क्या करता है, ह्यूमस में से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, रिलीज। अब ये न्यूट्रिएंट्स वापस प्लांट्स के रूट्स में अब्सॉर्ब कर सकते हैं और इससे क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट। पहले क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, सेकंड प्रोसेस लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और लास्ट में क्या होता है, मिनरलाइजेशन। The decomposition process transform the dead organic matter into the nutrients. ये प्रोसेस क्या करता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज करता है, न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या बने थे, न्यूट्रिएंट्स। और यही न्यूट्रिएंट्स को दोबारा कौन रीयूज कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब फैक्टर कौन कौन से जो डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, इफेक्ट। सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर और मॉइस्चर। वार्म और वेट अगर कंडीशन है तो उससे क्या होगी, फास्ट डिके। लेकिन अगर कंडीशन कोल्ड और ड्राई है तो उससे जो डिकम्पोजिशन होगी वो क्या होगी, स्लो। इसलिए कहा जाता है कि जो डिकम्पोजिशन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, और वहां पे जो मॉइस्चर है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई। टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना टेम्परेचर है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। मॉइस्चर 60 to 80%। और अगर ड्राई है तो क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो डिकम्पोजिशन की कम हो जाती है। थर्ड इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक कंडीशन। एक होती है एनारोबिक, एक होती है एरोबिक। एरोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और एनारोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कम, एनारोबिक कंडीशन के अंदर। लेकिन एरोबिक कंडीशन के अंदर जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट। एरोबिक फास्टर देन द एनारोबिक। पीएच, पीएच रेट न्यूट्रल प्रेफर्ड। अगर न्यूट्रल पीएच है तो वहां पे डिकम्पोजिशन क्या होगी, ज्यादा। एक्सट्रीम के केस में कि अगर पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो वहां पे डिकम्पोजिशन रेट क्या होगा, कम, यानी कि बेसिक कंडीशन के अंदर। क्योंकि नॉर्मल पीएच की वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रल 7 से लेके 7.4 तक, और अगर यही पीएच वैल्यू बढ़ जाती है तो डिकम्पोजिशन भी क्या हो जाती है, स्लो। इसलिए देखा जाता है कि जो सॉइल की पीएच है वो क्या होती है, 7.2 से 7.4 तक ही रेंज करती है, ताकि वहां पे डिकम्पोजिशन इजीली हो सके। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, जितनी कम कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो कम होगी उतना ही क्या होगा, डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो फास्टर होगा, बढ़ जाएगी। लिग्निन कंटेंट हाई, लिग्निन क्या होगा, उससे जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो क्या होगा, कम। अब नेक्स्ट है प्राइमिंग इफेक्ट। ये भी हमने किया था, माइक्रोबियल लूप एंड टेम्परेचर एंजाइम काइनेटिक्स रिलेशनशिप। टेम्परेचर एंजाइम काइनेटिक्स रिलेशनशिप क्या बताती है, दैट दे विल डिकम्पोज द एशियन कार्बन स्टोर्ड इन द सॉइल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। और ये क्या रिलीज करती है, बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन गैस। टेम्परेचर एंजाइम काइनेटिक्स रिलेशनशिप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसकी जो डिकम्पोजिशन रेट है वो क्या, 95%। और एल्पाइन मेडोज 10 साल के अंदर इसकी जो डिकम्पोजिशन रेट है वो 95 थी, लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन की 1.2 ईयर्स के अंदर अंदर जो इनकी डिकम्पोजिशन रेट है वो क्या, 95%। डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन है वो क्या, वार्म और वेट कंडीशन है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव। और स्लो कहाँ पे होती है, कोल्ड या फिर ड्राई कंडीशंस के अंदर, क्योंकि वहां पे कोल्ड और ड्राई कंडीशंस में जो डिकम्पोजिशन रेट है वो क्या होती है, कम। नेक्स्ट इज ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि लाइट या फिर टेम्परेचर, लाइट, सोलर रेडिएशन। प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द इकोसिस्टम कहाँ से ड्राइव होती है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो अपना फूड कहाँ से बनाते हैं, लाइट से, सोलर रेडिएशन से। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। फर्स्ट इज लॉन्ग डे प्लांट्स। इनमें जो फ्लावर करने के लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट चाहिए। यूजुअली ये समर या फिर स्प्रिंग में क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं। फॉर एग्जांपल वीट, डे की कंडीशन 12 to 14 आवर्स। एग्जांपल्स के इसकी वीट, रेडिश। शॉर्ट डे प्लांट्स, इन्हें लंबी रात या फिर लॉन्ग नाइट चाहिए होते हैं फ्लावरिंग करने के लिए। इसके एग्जांपल्स लाइक राइस एंड सोयाबीन। डे न्यूट्रन प्लांट्स,
इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दिन लंबा है या फिर छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो या फिर कुकम्बर। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। लाइफ केमिकल रिएक्शंस पर चलती है और एंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में क्या करते हैं काम। अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स है वो क्या होंगे, इनएक्टिव। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव। After enzyme activity, that is the metabolic rate, determine the distribution of the species, influences the behavior, और उनके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। जैसे अभी हमने किया था बर्गमैन्स रूल। इसमें क्या था कि जितना बॉडी साइज बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, जो उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो वो कम हो जाता है, तो उससे जो हीट लॉस है वो भी क्या होती है, कम होती है। जिससे वो गोल्डर क्लाइमेट्स में अपने आप को क्या कर सकते हैं, अडेप्ट। Body size increase in the colder climate. Larger body indicates the lower surface to volume ratio and the less heat loss. Allen's rules. एलन रूल्स क्या बताता है कि गोल्डन रीजन्स में जो एनिमल्स हैं, उनके जो ईयर्स है या फिर टेल्स है, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एक्सट्रीमिटीज एक्ट लाइक द रेडिएटर्स। ठंड में रेडिएटर बंद करना पड़ता है। जैसे कि छोटे कान इसलिए होते हैं ताकि वो हीट को क्या कर सके, सेव कर सके। एक्सट्रीमेट द शॉर्टर इन द कोल्डर। शॉर्टर ईयर्स और द टेल्स, इससे क्या होगा, हीट लॉस बहुत ही ज्यादा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल द पोलर बियर, इसका साइज क्या सबसे ज्यादा, एज कम्पेयर टू ब्राउन बियर, एज कम्पेयर टू सन बियर। साइज डिक्रीजेस टूवर्ड्स द ट्रॉपिक्स। आर्कटिक फॉक्स, इनके ईयर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, और जो डेजर्ट फॉक्स है, इनके ईयर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग। बर्गमैन्स रूल स्टेट दैट द बॉडी साइज इंक्रीजेस विद द लैटिट्यूड, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो वैसे वैसे जो उनका बॉडी साइज है वो क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, या फिर डिक्रीज विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज वाटर एंड सॉइल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडेफिक फैक्टर्स। सबसे पहले यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। वाटर जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस, वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये कौन से मीडियम में मिलता है हमें, लिक्विड मीडियम में। जीरोफाइटिक के एडेप्टेशंस, इनकी सबसे पहले एडेप्टेशन क्या है, थिक क्यूटिकल, यानी कि लीव के ऊपर वैक्स की लेयर होती है ताकि पानी इवेपोरेट ना हो पाए। जैसे कि मॉइस्चराइजर हम अपनी स्किन के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई। इसके एग्जांपल क्या है, लोटस लीव्स, ये क्या होते हैं, वाटर प्रूफ। या फिर डेजर्ट प्लांट्स, ये ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। तो पहली एडेप्टेशन क्या है, थिक क्यूटिकल। इनमें से जो पानी का लॉस है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स। संकन स्टोमेटा, बंकर जिसे स्ट्रेटेजी कहते हैं हम। स्टोमेटा वो छोटे पोर्स होते हैं जहां से प्लांट्स सांस लेते हैं और पानी को क्या करते हैं, लूज। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट पोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इससे क्या होती है, ट्रांसपीरेशन। जीरोफाइट्स में स्टोमेटा सरफेस पर नहीं बल्कि एक पिट के अंदर छुपा होता है, ताकि स्टोमेटा जितने ज्यादा कम होंगे या उनका साइज बहुत ही ज्यादा कम होगा, तो उससे ट्रांसपीरेशन भी क्या होगा, कम। रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन। रिड्यूस लीव्स, रिड्यूस लीव्स यानी कि सरफेस एरिया को क्या करना, कम, जिससे ट्रांसपीरेशन क्या हो, बहुत ही ज्यादा कम। सक्लेंट स्टेम, पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या करके रखना, स्टोर। कैक्टस, डीप टैप रूट, ग्राउंड वाटर को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा असेस। और नेक्स्ट है हमारे पास सीएम फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो स्टोमेटा है वो कब ओपन होता है, नाइट के अंदर। नॉर्मल प्लांट्स दिन में स्टोमेटा खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, और लेकिन ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को नाइट टाइम में खोलते हैं। ये प्लांट्स रात में स्टोमेटा खोलते हैं जब ठंड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते हैं, और दिन में उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। लाइक कैक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, कि उनका जो क्यूटिकल का साइज क्या है वो क्या, थिक। स्टोमेटा क्या होता है, सनकन। इनके लीव्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस। रूट्स क्या होते हैं इनकी, डीप। और ये पानी को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाइड्रोलिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कि रात में इसके जो डीप रूट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड वाटर के अंदर। ग्राउंड वाटर को खींचकर क्या करते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं। लेकिन ये पानी सिर्फ खुद यूज नहीं करते, ये कुछ पानी ऊपर
ड्राई सॉइल में भी क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है, मॉइस्चर आइलैंड्स। और इसके आसपास की जो सॉइल है वो क्या होती है, वेट रह जाती है, जो सॉइल माइक्रोब्स को क्या करती है, जिंदा रखती है। थर्ड एज इट showing the hydraulic lift phenomena where the deep roots assess the groundwater at the night and redistribute to the shallow roots, creating the moisture island, supporting the understory vegetation and the soil microbial activity. अब सॉइल कौन सी कंडीशंस में आता है, एडाफिक फैक्टर्स के ऊपर। अपर वेदर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट मिक्स विद द ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, कि जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, पेरेंट मटेरियल और टाइम के ऊपर। तो ये कौन से फैक्टर में इंक्लूड होता है, एडाफिक फैक्टर्स। तो ये थे हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अबाउट द फूड चेन। थैंक यू।